दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राम कुमार अत्रेय की लिखी कहानी मौत एक दोस्त की। तो आइए सुनते हैं। क्या ऐसा संभव है कि अकस्मात कोई वस्तु आपके हाथ में आए और आपका मन मस्तिष्क स्मृतियों की मोटी बही के पन्ने एक एक करके उलटने पलटने लगे और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखी इबारत को बड़ी सफाई से बांचने लगे? जी हाँ, ऐसा होना पूरी तरह संभव है। यह बात मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। हुआ यूं कि कुरियर वाला एक दिन शाम के समय मेरे हाथ में एक पैकेट थमा गया। पैकेट पर भेजने वाले का नाम पता देखते ही स्मृतियों की मोटी बही के पृष्ठ एक फड़फड़ाहट के साथ अपने आप खुलने लगे। मस्तिष्क में मची इसी उथल पुथल के बीच मैंने वह पैकेट खोल डाला। पैकेट में इंग्लैंड में बने पार्कर पेनों का एक सुंदर सा जोड़ा मौजूद था। साथ में सुंदर स्पष्ट अक्षरों में हाथ से लिखा एक छोटा सा पत्र भी था। पत्र अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसका भावार्थ यूं था: प्रिय मित्र, वास्तव में तो तुम मेरे मित्र ही हो, सच्चे मित्र, पर तुम्हें भाई कहने को मन करता है। बचपन में जब हम दोनों साथ पढ़ते थे तो परीक्षा देते समय उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए मैं कभी तुम्हारा पेन चुरा लेता तो कभी तुम्हारे हाथ से पेन छीन कर परीक्षा दिया करता था। तुम जानते हो, ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मेरे माता पिता गरीब थे, उनसे पैसा मांगते हुए दर्द होता था। मित्रता के नाते तुम पर जोर चलता था। बस ज्यादा नहीं कहूंगा। तुम्हारे जन्मदिन पर पार्कर पेन का यह जोड़ा भेंट कर रहा हूं। जन्मदिन की बधाई। तुम्हारा अपना डीके। डीके लंदन में रहता था, वहीं से उसने यह पैकेट भेजा था। डीके अर्थात देवेंद्र कुमार। जब भी मैं फोन पर बात करते हुए उसे देवेंद्र कुमार कहकर संबोधित करता, वह उखड़ जाता। फिर अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी में कहता, छोड़ यार, मुझे देवेंद्र नहीं डीके कहा करो। देवेंद्र कहलवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। देवेंद्र का मतलब देवताओं का राजा इंद्र, जो छल कपट से अपना सिंहासन बचाए रखना चाहता था। किसी भी दानी अथवा तपस्वी की साधना का समाचार मिलते ही जिसका सिंहासन हिलने लगता और स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं का सहारा लेकर उन दानियों तपस्वियों की साधना को खंडित करने का षड्यंत्र रचने लगता। मैं इंग्लैंड में हूं और मुझे यहां से कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि मैं परिश्रम करता हूं, योग्य हूं और रहूंगा। मैं डीके हूं और डीके ही बने रहना चाहता हूं। डीके ईमानदार था और सच्चा भी। मैं उसकी इन विशेषताओं के कारण ही उससे मित्रता किए हुए था। पत्र में जो उसने लिखा था वह बिल्कुल सही था। पेन वाली बात वह केवल मेरे ही सामने नहीं कहता था, दूसरों के सामने भी वह बिना किसी लाज संकोच के कह देता था। जिस दिन मैट्रिक की परीक्षा शुरू होनी थी, उस दिन उसने मेरे हाथ में थमा पेन झटकते हुए कहा था, यार मेरे पास कोई ढंग का पेन नहीं है। सब बीच राह में दम तोड़ देने वाले कबड्डी के खिलाड़ी जैसे हैं। परीक्षा मैं तुम्हारे इसी पेन से दूंगा और याद रखना, तुमसे ज्यादा अंक लेकर दिखलाऊंगा। ऐसा कहकर वह बेशर्मी के साथ हंसने लगा था। एक बार तो मुझे बहुत बुरा लगा था। यह मेरा प्रिय पेन था, पर इस बात का ध्यान करके
कि उसके पास सचमुच में ही कोई पेन नहीं है। मैं चुप रह गया था। वह मेरे ही पास सोता था, मेरी ही पुस्तकों से परीक्षा की तैयारी करता था। मैं व्याकरण याद कर रहा होता तो वह गद्य अथवा पद्य की पुस्तक याद कर रहा होता। परीक्षा परिणाम आया तो सचमुच में ही उसने मेरे से ज्यादा अंक हासिल किए थे। मित्रों सहपाठियों के बीच भी वह यह बात कहने से नहीं चूकता था कि उसने मेरी पुस्तकें पढ़कर तथा मेरे पेन से परीक्षा देकर ही इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। पढ़ने में मैं भी बहुत अच्छा था, पर वह तो जिस विषय को एक बार पढ़ लेता उसे भूलता ही नहीं था। मैट्रिक में योग्यता सूची में नाम आ जाना उसके इंजीनियर बनने का आधार बन गया था। जिस भी संस्था में वह दाखिला लेता उसे छात्रवृत्ति मिलनी ही थी। मैट्रिक में मैंने भी अच्छे अंक हासिल किए थे, पर योग्यता सूची में सिर्फ डीके का ही नाम था। हमारे स्कूल के एक अध्यापक ने हम दोनों को सलाह दी कि हम सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेकर जूनियर इंजीनियर का 3 वर्षीय डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा ग्रहण करते ही लोक निर्माण विभाग में पक्की नौकरी मिल जाएगी, सारी उम्र मौज करोगे। हम दोनों ने इंटरव्यू दिया, दोनों ही चुन लिए गए, पर मां ने इस कोर्स में दाखिला लेने से मुझे रोक दिया। उसका कहना था कि जूनियर इंजीनियर बनने पर मुझे पूरे राज्य में कहीं भी भेजा जा सकता था, जबकि अध्यापक बनकर मैं अपने गांव के आसपास रह सकूंगा। पिता थे नहीं, इसीलिए मां चाहती थी कि मैं शादी करके घर बसाऊं और उसके साथ रहूं। फलतः मुझे 1 वर्षीय प्राथमिक अध्यापक की ट्रेनिंग में दाखिला दिलवा दिया गया। डीके इंजीनियर बनने के लिए पॉलिटेक्निक में दाखिला ले गया। उसे मैट्रिक के आधार पर छात्रवृत्ति मिल गई थी, फीस माफ हो गई थी। 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी होते ही मुझे एक प्राथमिक विद्यालय में अस्थायी अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। मैंने वेतन मिलते ही डीके की सहायता करनी शुरू कर दी थी। इसी आधार पर डीके वहां छात्रावास में रहने लगा। अभी उसके 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि लुधियाना की किसी लिमिटेड फैक्ट्री का मैनेजर वहां आया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों की परीक्षा लेकर उनमें से कुछ को फैक्ट्री में इंजीनियर के रूप में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र दे गया। डीके उन्हीं भाग्यशाली छात्रों में था। परीक्षा समाप्त होते ही वहां चला गया। वह इंजीनियर बन गया था, पर मेरी मित्रता को नहीं भूला था। आरंभ में मुझे लगा था कि मैं अध्यापक हूं और वह एक इंजीनियर, शीघ्र ही मुझे विस्मृत कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसकी पोस्टिंग दूर थी। 1 मास में मैं उससे मिलने उसके पास चला जाता, अगले मास वह आ जाता। उसके व्यवहार में मेरे प्रति जरा सा भी अंतर नहीं आया था। भाग्य का वह धनी रहा था। इंजीनियर के रूप में उसे कार्य करते हुए करीब 1.5 वर्ष बीता था कि अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में इंग्लैंड स्थित किसी कंपनी का एक विज्ञापन छपा कि उसे मैकेनिकल इंजीनियरों की जरूरत है। इंजीनियर के पास कम से कम किसी अच्छी जगह पर कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव अवश्य हो। उसने अपना आवेदन पत्र भेजा और मुंबई में साक्षात्कार होते ही उसे चुन लिया गया। बहुत अच्छा अवसर मिला था उसे इंग्लैंड जाने का। माँ बाप को समझाया तो वे भी उसके वहां जाने पर सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने उसकी शादी करने के लिए एक लड़की को चुन लिया था। सगाई की रस्म भी हो चुकी थी। लड़की वालों को 1 वर्ष बाद शादी करने का आश्वासन देकर शांत कर दिया गया। उसे इंग्लैंड जाने के लिए जितने रुपयों की तुरंत आवश्यकता थी,
माता पिता ने अपना छोटा सा खेत रहन रखकर उनका प्रबंध कर दिया था। अब वह नियमित रूप से पैसे भेज रहा था। जिसे रहन रखा खेत भी छूट गया था। एक बार जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती तो बैठ जाती, भूलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। मेरी माँ मेरा जन्मदिन विक्रमी संवत के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया करती थी। हमने माँ के द्वारा बताए गए समय को ध्यान में रखते हुए ईसवी सन के अनुसार नहीं होती, इसलिए जन्मदिन प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास में ही मनाया जाना चाहिए। डीके ने यह बात अपनी गांठ में इस तरह से बांध ली कि आज तक नहीं भूला है। जाने कैसे वह निर्णय करता था कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण नवमी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उस दिन पड़ेगी। पिछली बार भी उसने नवमी से ठीक एक दिन पहले मुझे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक गोल्डन वॉच भेजी थी कुरियर से। गोल्डन चेन वाली गोल्डन वॉच के साथ भेजे गए पत्र में मुझे उसने याद दिलाया था कि किस तरह वह मेरी घड़ी को अपनी कलाई पर बांधे रखता था। घड़ी बांधना उसे अच्छा लगता था, पर तब उसके पास घड़ी नहीं थी। मेरी मां ने किसी से कहकर मेरे लिए घड़ी मंगवा दी थी ताकि मैं समय को ध्यान में रखकर पढ़ सकूं, पर डीके मेरी घड़ी खुद बांधे रखता। मेरी मां मुझ पर नाराज होती, पर मैं अपनी मित्रता को बनाए रखने के लिए मां को मना लेता। डीके से भी यह तथ्य छिपा नहीं था। गोल्डन वॉच को भेजकर उसने इन सारी बातों को मुझे याद दिला दिया था। वैसे डीके को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं तनाव में था। बात थी ही कुछ ऐसी कि जिसे मैं हंसी अथवा मजाक के रूप में नहीं उड़ा सकता था। संभव होता तो अवश्य उड़ा देता, हाथ पर रखे रेत को फूंक मारकर उड़ा देने की तरह। उस दिन भी मैं बेहद तनाव में था। विद्यालय में प्राचार्य से झड़प हो गई थी। छात्रों के हितों की अनदेखी मुझसे सहन नहीं होती। प्राचार्य मेरे इस कार्य को अपने कार्य में हस्तक्षेप मानते थे। इसी कारण उस दिन मेरा मन शांत नहीं था। रात में मेरे सोने का समय हो जाने के बावजूद नींद मुझसे कोसों दूर थी। तभी फोन की घंटी बज उठी। फोन पर डीके ही था। सच कहूं, मुझे उस समय फोन का आना अखरा था, पर अनचाहे ही सही फोन मुझे सुनना पड़ा। इंग्लैंड चले जाने के बाद वह हमेशा मुझसे अंग्रेजी में बात करता था। उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले भी वह बीच बीच में अंग्रेजी बोल लेता था, पर इंग्लैंड पहुंचने के बाद उसके उच्चारण में जबरदस्त परिवर्तन आ गया था। आधी अंग्रेजी मेरी समझ में ही नहीं आती थी। तब मैं उसके इस तरह से अंग्रेजी बोलने से चिढ़ गया था। उसे जोर से डांट भी दिया था, पर उसने मेरी डांट पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इतना अवश्य हुआ कि उसके शब्दों में विनम्रता अवश्य आ गई थी। वह रुक रुक कर साफ बोलने लगा था। उसने बताया कि उसने अंग्रेज युवती से शादी कर ली है। मैं जैसे आसमान से गिरा, फिर अपने आप को संभालते हुए फूट पड़ा। तुम्हारी मां तुम्हारी शादी के सपने बुन रही है। मेरी बहू ऐसी होगी, वैसी होगी, मैं उसे इस तरह रखूंगी, इस तरह सुलाऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। तुम्हारे भोले भाले पिता भी बेहद खुश हैं। लड़की वाले शादी की तैयारी कर रहे हैं, और तुमने शादी कर ली। शर्म नहीं आई तुम्हें? वहीं चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मर। तुम धोखेबाज हो। तुमने अपने माता पिता को धोखा दिया है, और किसी को क्या बख्शोगे? बहुत कुछ कह गया था मैं। कहते कहते हांफने लगा था। बीच में उसने मुझे बिल्कुल नहीं टोका था। और कुछ कहना बाकी हो तो वह भी कह लो।
बहुत ठंडा स्वर था उसका। मैं सुनने को तैयार हूं। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं। यदि क्रोध शांत हो गया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता सिवा तुम्हारे और माता पिता के। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझ पर एहसान भी बहुत किए हैं तुमने। माता पिता भोले और अनपढ़ तो हैं ही, उन्होंने भी बहुत कष्ट उठाए हैं मेरे लिए। मैं मां का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, पर अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया, इसीलिए शादी कर ली। पूछकर शादी करता तो अंग्रेज लड़की के लिए तो मां कभी सहमत नहीं होती। अब तुम्हें ही यह सब करना है कि माता पिता का दिल भी ना टूटे और मेरी शादी की खबर भी उन तक पहुंच जाए। किसी तरह उन्हें मना लो यार, प्लीज। फिर मैं आऊंगा, उन्हें इंग्लैंड ले जाऊंगा। जितने दिन यहां रहना चाहेंगे रह लेंगे। आशा है तुम मेरा साथ दोगे। उसने फोन रख दिया था, पर मेरा मानसिक तनाव और अधिक बढ़ा दिया था। कैसे खबर दूं मैं उस भोली बुढ़िया को कि उसके बेटे ने वहीं शादी कर ली है। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस बीच कई बार मैं उसकी मां के पास गया। यह खबर उस तक पहुंचाने की कोशिश भी की, पर सफल नहीं हो पाया। मुझे लगता कि जैसे ही यह खबर मैं उस तक पहुंचाऊंगा, वह गश खाकर गिर जाएगी। संभव है ऐसी हालत में उसका प्राणांत भी हो जाए। एक बार मैंने उससे कहा था, ताई जी, लड़की वालों को कह दो कि शादी की तैयारी अभी बंद कर दें। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक एक दिन करके बड़ी मुश्किल से काट रही हूं मैं, और वह लड़की भी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है, जिससे उसकी सगाई हुई है। ऐसा कर बेटा, उससे मेरी बात करवा। मैं उसे जल्दी आने के लिए कहूंगी। ताई जी, उसे छुट्टी नहीं मिल रही। अच्छा रहेगा यदि वह लड़की कहीं और शादी कर ले। बहुत जोर लगाकर मैं यह बात कह पाया था। राम राम, ऐसा अशुभ मत बोल बेटा। मैंने सुना है कि शादी के लिए तो कैदियों तक को छुट्टी मिल जाती है रे बेटा। तू कोई बात मुझसे छिपा तो नहीं रहा रे? टुकुर टुकुर ताक रही थी वे निश्चल बुढ़िया की आंखें मेरी ओर। मैं एक हल्की सी आह भरकर निशब्द उठाया था वहां से। इस बीच कई बार जा चुका हूं वहां, कोई परिणाम नहीं। लगता है आज भी नींद नहीं आएगी मुझे। यह पार्कर पेन का जोड़ा यादों के खंडहरों में घुमाता रहेगा मुझे। एक खुशबू की तलाश में भटकते भटकते असफल हो जाने के लिए मैं यह सब सोच ही रहा था कि मोबाइल फोन बज उठा। फोन कान से लगाया, डीके ही था। पेन पसंद आए कि नहीं? प्रश्न कानों से टकराया। उसके स्वर में निहित विश्वास बतला रहा था कि मुझे कुरियर के द्वारा पेन प्राप्त हो जाने के विषय में पूरा ज्ञान है उसे। वैसे भी प्रश्न के उत्तर में मुझे हां तो कहना ही था। फिर आगामी दिन मेरा जन्मदिन होने की बधाई दी और उसने जानना चाहा कि मैंने ताई जी को शादी के विषय में जानकारी दी कि नहीं। यदि दी है तो मैं उन्हें डीके के पक्ष में मनाने में सफल हुआ कि नहीं। मेरे द्वारा स्वयं को असहाय बताने पर वह कुछ पलों के लिए निराश हुआ। फिर उस निराशा को एक उदास हंसी के साथ दूर धकेलते हुए बोला, दोस्त, एक एक करके मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मुझे विश्वास है कि तुम मां को अवश्य मना लोगे। जो इच्छा अधूरी है वह यह कि तुम्हारे बिना यहां लंदन में मेरा मन नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि तुम भी यहां आ जाओ। तुम्हारे लिए मैंने नौकरी ढूंढ रखी है।
एक दिन भी बेकार नहीं रहने दूंगा तुम्हें, समझे? बस एक बार हाँ कर दो तो सारी बातें मैं संभाल लूंगा। भाई मेरे, तुम्हारे रहते यदि मुझे कभी अवसर मिला तो इंग्लैंड घूमने तो मैं अवश्य आ सकता हूं, लेकिन रहने तथा नौकरी करने के लिए नहीं। ऐसा करो यार, तुम ही यहां आ जाओ। इंग्लैंड में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर तुम्हें यहां अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर बनकर खूब धन कमा सकोगे। माँ जी खुश हो जाएगी और वह लड़की भी जो तुम्हारी राह देख रही है। माँ बाप से मिलने के लिए एक आध बार इंडिया आना मेरी मजबूरी है यार, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, कभी नहीं। इंडिया में रखा ही क्या है यार? उसके स्वर में निहित उपहास एवं उपेक्षा का भाव मुझे भीतर तक कचोट गया। इंडिया अर्थात भारत की संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों की सिरमौर रही है। इसे विश्व गुरु होने का श्रेय प्राप्त है। वेद शास्त्रों की भाषा संस्कृत ने ही विश्व की अन्य भाषाओं को जन्म दिया है, और तुम कह रहे हो कि यहां क्या रखा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कहे बिना नहीं रह सका। सुनो दोस्त, भिखारियों और बाबाओं, चोर डाकुओं, लुटेरों और काला बाजारियों, गुंडों तथा रंडियों तथा टोटका करने वालों, रिश्वतखोरों और पाखंडियों का देश है इंडिया। भ्रष्ट राजनेताओं की सुरक्षित क्रीड़ा स्थली के रूप में विख्यात हो चुका है इंडिया। गंदगी के ढेर और प्रदूषण इसकी खास पहचान है। कोई भी चीज तो ऐसी नहीं कि जिस पर गर्व किया जा सके। तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हें ही मुबारक हो यह देश। वह फिल्मों में खलनायक का अभिनय करने वाले पात्र की तरह ठठाकर हंसा था। तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता इसी देश के वासी हैं। इसी देश के अन्न जल का उपयोग करके तुम इस लायक बने हो कि इंग्लैंड में जाकर नौकरी कर सको। यदि जन्म लेते ही तुम्हें मार दिया गया होता तो इस तरह की घृणित बात कहने के लिए तुम नहीं बचते। जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया होता है वह हमारी मां के समान होती है, और वही देश पिता के समान। संभव है कि किसी की मां बीमार हो, कुरूप हो, तो इसका मतलब कदापि यह नहीं कि उस पर मां को मां ही नहीं माना जाए। किसी का पिता शराबी, जुआरी या किसी अन्य बुरी आदत का शिकार हो सकता है, परंतु रहेगा तो वह हमेशा जन्म देने वाला बनकर ही। ऐसे में किसी अन्य सुंदर स्वस्थ महिला और पुरुष को माता पिता मानकर उनकी सेवा करना कौन सी गर्व की बात है? डीके इंजीनियर साहब, ऐसे लोग प्रशंसा के नहीं घृणा के पात्र होते हैं। मां बाप की कमियों को, उनकी गरीबी को सेवा और परिश्रम के द्वारा दूर किया जा सकता है, ना कि उन्हें अपमानित करके, समझे? मैंने एक झटके के साथ फोन काट दिया था। मस्तिष्क साएं साएं करता हुआ भन्ना उठा था। बिस्तर से उठकर पानी पीने के लिए बाहर निकलने वाला ही था कि फोन फिर से बज उठा। अनचाहे ही फोन उठा लिया। डीके ही था। फोन क्यों काट दिया? पैसे तो मेरे लग रहे थे, तुम्हारे नहीं। बोलो, क्यों काटा फोन? उसका स्वर क्रोध के कारण थरथरा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था। मेरा दोस्त मर चुका है और मैं किसी मुर्दे के साथ बात नहीं करना चाहता। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, फिर फोन काट दिया। मुझे लगा कि मेरा मस्तिष्क अब शांत है। पानी पीने की जरूरत भी अब मुझे नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेट गया। फोन की घंटी फिर से बजने लगी थी। घंटी लगातार बजे जा रही थी। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी दोस्तों का, मित्रों का आभार, नमस्कार, धन्यवाद।